हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जे सर क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पर्यावरण। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये पर्टिकुलर किसी क्लास के छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए है जो इंटरमीडिएट या बीएससी कर रहे हों या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हों, जैसे कि टेट है, सीटेट है या फिर एसएससी है। तो आपको ज़रूर समझ में आएगा 100% और याद भी रहेगा। बस पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की सुविधा के लिए पर्यावरण टॉपिक को हमने 3 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है। चलिए एक एक पॉइंट के बारे में देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट है परिचय। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि वास्तव में पर्यावरण क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। और दूसरा पॉइंट है घटक, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि पर्यावरण के कंपोनेंट क्या हैं, घटक क्या हैं, किससे मिलकर के पर्यावरण बना होता है। और तीसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पर्यावरण का संरक्षण क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो चलिए पॉइंट फर्स्ट पर चलते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप निम्न कक्षाओं में भी ऐसा पढ़ते थे कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि मीन्स होता है चारों तरफ से और आवरण मीन्स होता है घेरा, यानी कि हमारे चारों तरफ से जो घेरा है, एक घेरा जैसा दृश्य दिखता है, वो पर्यावरण है। इंग्लिश के अंदर पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं और यह इन्वायरॉन शब्द से बना हुआ है और ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, यानी इसका भी मतलब होता है चारों तरफ से। चलिए रियल में समझते हैं कि पर्यावरण है क्या। आप कभी सुबह में या शाम में अपने घर से बाहर निकले होंगे घूमने के लिए, रोड पर या फिर किसी ऐसे फील्ड में गए होंगे जहाँ पर आप जाते होंगे। तो वहाँ अगर आप इमेजिन करिए तो वास्तव में आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी एक घेरे के अंदर हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो ऐसा आपको महसूस होगा। वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई देंगे, कुछ जीव जंतु दिखाई देंगे, या फिर नदी अगर है तो नदी भी दिखाई दे सकती है या तालाब दिखाई देगा। तो यानी वहाँ से आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब पर्यावरण के ही अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि मानव भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में लिखा गया है, वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। अब इस परिभाषा से पूरी तरह से स्पष्ट हो जा रहा है, जैसे वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे, प्राणियों मीन्स यानी कि जो जीव जंतु हैं, और मानव जात सहित यानी कि मनुष्य, सभी सजीव और उसके साथ संबंधित भौतिक परिसर। अब भौतिक परिसर के अंतर्गत आ जाता है जल, मिट्टी, हवा, सड़क, यानी कि जो कुछ भी जो निर्जीव हो, जिसमें जीवन नहीं है, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इंग्लिश के अंदर इसे डिफाइन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर दैट कंपोज द सराउंडिंग ऑफ मैन। यानी कि किसी भी जीव, मैन की जगह पर कोई भी जीव हो सकता है या मैन भी समझ लीजिए। तो मैन के चारों तरफ जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कोई भी फैक्टर हो, उसे पर्यावरण कहते हैं। अब चलिए हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने स्थल भाग बनाया है। यहाँ पर ये पेड़ हैं, कुछ जीव जंतु हैं और यहाँ पर देखिए एक तालाब जैसा बनाया हुआ है। तो वास्तव में जो पर्यावरण है वो 4 पार्ट से बना होता है। यहाँ पर देखिए ये वायुमंडल है जो
ऊपर हवा का पार्ट होता है, ये वायुमंडल है जिसे इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जलमंडल है जिसे इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और ये देखिए जो स्थल पार्ट है इसको स्थल मंडल कहते हैं जिसे इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। अब देखिए वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल में सभी गैसें या फिर गैसों में मिले हुए मॉइस्चर या फिर धूल के कण, ये सभी वायुमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। वायुमंडल में कुछ जीव भी पाए जाते हैं। और इधर देखिए ये जो पानी वाला पोर्शन है यानी जलमंडल, इसके अंतर्गत जल या जल में मिले हुए कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। जल में मिली हुई ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कुछ जीव भी हैं, इसे जलमंडल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए स्थल मंडल है यानी कि मिट्टी से रिलेटेड जो कुछ भी है, चाहे वो मिट्टी है या फिर इसके अलावा कुछ कंकड़ पत्थर हैं या फिर मिट्टी में मिले हुए कार्बनिक अकार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं और कुछ तत्व होते हैं, तो ये स्थल मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए तीनों मंडल में जीव पाए जाते हैं। जल मंडल में भी जीव पाए जाते हैं, वायुमंडल में भी जीव पाए जाते हैं और स्थल पर भी जीव पाए जाते हैं। तो इन तीनों स्थानों पर जहाँ पर जीव पाए जाते हैं, तीनों को मिलाकर के जैव मंडल कहा जाता है और इंग्लिश के अंदर इसे बायोस्फीयर या इकोस्फीयर भी कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ करके आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि वास्तव में पर्यावरण क्या होता है। अब चलिए पॉइंट सेकेंड देखते हैं, कंपोनेंट। तो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के जो कंपोनेंट होते हैं वह मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अजैविक घटक या संघटक, दूसरा है जैविक घटक और तीसरा है ऊर्जा घटक। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं अजैविक घटक क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा, अजैविक यानी कि जिसमें जीवन न हो, इसे इंग्लिश के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और इसके अंतर्गत आ जाता है स्थल, जल और वायु, जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी बताया है। तो स्थल का मतलब आप मिट्टी से समझिए या मिट्टी में मिले हुए जो कुछ भी कण हैं, कंकड़ पत्थर हैं या फिर मिट्टी के अंदर मिले हुए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं, वो सभी स्थल के अंतर्गत आ जाते हैं। या फिर मिट्टी के अलावा जो स्थल पर बने हुए सड़क हैं, भवन हैं, पठार है, पर्वत है, सब कुछ स्थल के अंतर्गत आता है। इसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक संघटक में जो दूसरा घटक है वो सबसे मुख्य यानी कि जल है। अब जल के अंदर पाए जाने वाले सभी पदार्थ, जो चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो यानी कि कार्बनिक पदार्थ या फिर अकार्बनिक पदार्थ, उसमें मिली हुई कुछ गैसें भी हैं, वो जल के अंदर ही आ जाती हैं। और इसके अलावा फिर वायु यानी कि वायु में मिली हुई विभिन्न प्रकार की गैसें या फिर उसमें पाए जाने वाले मिट्टी के कण, सब वायु के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अजैविक जो संघटक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्थल, जल और वायु। आप ये भी कह सकते हैं कि जो अजैविक घटक होते हैं उनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है। जैसे स्थल या मिट्टी से इसका अगर कंपेयर करें तो आप उसे गिन नहीं सकते हैं, जल की काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं और वायु की भी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा घटक है यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, इसके अंतर्गत पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। पादप का मतलब प्लांट यानी कि पौधे, इन्हें उत्पादक बोलते हैं। तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट का जो जैविक घटक है यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, उसमें पादप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि पौधों के पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं।
अब ये भोजन इतना काफ़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर करते हैं यानी बनाते हैं कि वो उनसे खुद का भी पोषण करते हैं और काफ़ी मात्रा में भोज्य पदार्थ जंतुओं को भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जितने भी जंतु होते हैं वे पौधे पर ही निर्भर होते हैं। अभी देखिए, जो दूसरा कंपोनेंट है जंतु, इसमें सभी जंतु पौधों पर ही निर्भर होते हैं। बस ये हो सकता है कि कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जैसे अभी जंतुओं को उपभोक्ता कहा जाता है, पादप को उत्पादक कहा जाता है और जंतुओं को उपभोक्ता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जंतु जो होते हैं ये पादप का यानी पौधों का उपभोग करते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि सभी जंतु तो पादप का उपभोग नहीं करते हैं। जैसे एक जंगल में अगर खरगोश है और फॉक्स यानी लोमड़ी है और शेर है, तो तीनों तो पादप का उपभोग नहीं करते हैं, पौधे नहीं खाते हैं, लेकिन जो खरगोश है वो तो पौधों को खाता है और खरगोश को फॉक्स खाएगी और फॉक्स को फिर शेर खाएगा। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि सबका न्यूट्रिशन, सबका पोषण पादप से ही हो रहा है। तो पहला घटक यानी पहला कंपोनेंट पादप था और दूसरा जंतु। अब चलिए देखते हैं तीसरा यानी कि जैविक घटक में जो तीसरा कंपोनेंट है वो सूक्ष्म जीव हैं। अब ये सूक्ष्म जीवों का भी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को वियोजक यानी डिकम्पोजर कहा जाता है। इसके अंतर्गत जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया या फिर कुछ फंगस हैं जिन्हें कवक बोलते हैं, वो सभी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। ऐसा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर सूक्ष्म जीवों को वातावरण से या पर्यावरण से निकाल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधा सीधा है कि ये वियोजन करते हैं यानी कि तोड़ते हैं। अगर किसी भी प्लांट या यानी पादप या जंतु की डेथ हो जाती है तो ये सूक्ष्म जीव उनको तोड़ते हैं, यानी उनके अंदर पाए जाने वाले जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों में बांटते हैं और फिर मिट्टी में मिला देते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। ऐसा वियोजन करने से सूक्ष्म जीव उनसे अपना भोजन भी ले लेते हैं और जो बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ होता है उसे मिट्टी में मिला देते हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है पर्यावरण के अंदर। और तीसरा घटक है ऊर्जा घटक, जिसे इंग्लिश में एनर्जी कंपोनेंट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सौर प्रकाश और सौर विकिरण तथा उनके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इसमें आप सीधा सीधा समझिए, जो सौर ऊर्जा है यानी कि जो सोलर एनर्जी है वह ऊर्जा घटक यानी एनर्जी कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखते हैं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो पर्यावरण संरक्षण क्या है ये तो अभी हम बताएंगे। पर्यावरण संरक्षण जरूरी क्यों है, किया क्यों जाता है, पहले ये समझ लीजिए। तो आपको ये पता होगा पर्यावरण के अंदर कई मुद्दे चल रहे हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है। कई मुद्दे हैं। जैसे इसमें हम अगर एक मुद्दे को देखें, मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण ज़्यादा जगह की आवश्यकता है, यानी स्थल की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि स्थल पर लगातार रोड बन रहे हैं या फिर भवन निर्माण हो रहा है या फिर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो खेती भी करने की आवश्यकता है। ऐसे में क्या हो रहा है कि प्रतिदिन जंगलों की कटाई हो रही है, यानी कि प्रतिदिन पौधों की कटाई हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, पौधों की संख्या प्रतिदिन घट रही है। और अभी आपने देखा था कि जितने भी प्राणी हैं वो पौधों पर ही निर्भर हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से हों। तो अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो सबका न्यूट्रिशन कैसे होगा? तो ऐसी दशा में पौधों का यानी कि इन्वायरमेंट का संरक्षण करना आवश्यक है।
तो अभी पर्यावरण संरक्षण में सिर्फ पौधों का ही संरक्षण नहीं आता है, बल्कि जंतुओं का भी संरक्षण होता है। अभी आप ये सोचेंगे कि पौधे पर तो सारे प्राणी निर्भर हैं, उनका संरक्षण ज़रूरी है, जंतुओं का संरक्षण क्यों ज़रूरी है? तो अभी हम आपको बताएं कि अगर किसी जंगल में मान लीजिए कि शेर है और हिरन है और पौधे तो रहेंगे ही। तो अगर मान लीजिए हिरन की संख्या गायब हो रही है किसी वजह से, मान लीजिए जंगल विशाल नहीं है, छोटा है, तो वहाँ धीरे-धीरे वो शेर अपने प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर जंतुओं को जब नहीं पाएगा तो वो धीरे-धीरे विलुप्त हो ही जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर शेर नहीं है जिस जंगल में, तो वहाँ पर हिरन या फिर जो हर्बीवोरस यानी कि पादपों पर अपना न्यूट्रिशन लेने वाले जो एनिमल्स हैं, जंतु हैं, जैसे हिरन है, तो उसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में क्या होगा कि वो जब संख्या बढ़ेगी हर्बीवोरस की, तो वो प्लांट को ही खाएंगे, और जब प्लांट को खाएंगे तो प्लांट की संख्या ऑलरेडी घटेगी, और फिर वही बात आ गई कि पौधे पर ही सारे प्राणी निर्भर हैं। तो चाहे जंतु हो या पादप हो या कोई भी प्राणी हो पर्यावरण का, उसका संरक्षण पूरी तरह से आवश्यक है। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। अब चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि पर्यावरण संरक्षण किया कैसे जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण के उपायों को, प्रयासों को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है वैश्विक सम्मेलन और दूसरा भारतीय अधिनियम या फिर कुछ आंदोलन भी हैं। अब वैश्विक सम्मेलन में बहुत सारे वैश्विक स्तर पर सम्मेलन हुए हैं, जिसमें 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो पहला जो सम्मेलन है वो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो ये जो सम्मेलन है ये 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टॉकहोम में हुआ था, यानी कि स्वीडन में है, और इसमें 119 देश शामिल थे। ये बात आपको पहले से पता होगी कि जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। यह इसलिए क्योंकि ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन था उसका सम्मेलन जो हुआ वो 5 जून से 16 जून तक चला था 1972 में, और इसी वजह से पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 1972 में और स्टॉकहोम में हुआ था, और 5 जून को ये बैठक हुई थी, ये सम्मेलन, और इसमें 119 देश शामिल थे। तो ये 5 जून को बैठक होने से ही ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बैठक में, इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण प्रोग्राम का भी शुभारंभ हुआ था, जिसका नाम है UNEP। इसे इंग्लिश में या इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो मुख्यालय है वो कीनिया की राजधानी नैरोबी में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रख सकते हैं। और दूसरा जो है वह है पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसका दूसरा नाम रियो सम्मेलन भी है, इसे रियो 20 भी कहा जाता है। अब इसका नाम रियो सम्मेलन क्यों है? देखिए, ये जो सम्मेलन हुआ था ये 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में हुआ था, तो इसी रियो नाम से इसका नाम रियो सम्मेलन भी है। ये 3 जून से 14 जून तक 1992 ईस्वी में बैठक हुई थी, और इसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व को पर्यावरण से बचाना, और पर्यावरण को बचाने के लिए जो वित्तीय प्रबंध है उसका भी व्यवस्था करना। और इसमें 2 दस्तावेज बनाए गए थे, इसका भी नाम यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, एजेंडा 21 और रियो घोषणा। अब चलिए, ये तो पहला था वैश्विक सम्मेलन। और दूसरा देखिए, हम भारतीय अधिनियम की बात करें तो भारतीय अधिनियम में देखिए ये भी एक मुख्य है जल अधिनियम, जिसमें जल के बचाव की बात की गई थी, और ये 1974 में 23 मार्च को बनाया गया था और 26 मार्च को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। दूसरा देखिए है वायु अधिनियम, ये 1981 में बनाया गया था। और तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम, जो 1980 में बनाया गया था।
और चौथा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ये बेस्ट इम्पॉर्टेंट है और 1986 में बनाया गया था। इसमें पर्यावरण के समस्त विषयों पर ध्यान दिया गया था। और पांचवा देखिए है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये 2002 में बनाया गया था। और वन अधिकार अधिनियम 2006 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया था कि जो जंगल में रहने वाले या वन में रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका अधिकार दिन प्रतिदिन खत्म किया जा रहा था। तो अब इसमें क्या कहा गया कि उनका जो अधिकार है उनको वापस मिलना चाहिए। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दूसरा तरीका था भारतीय अधिनियम। अब देखिए तीसरा है कुछ आंदोलन चलाए गए पर्यावरण संरक्षण के लिए, कुछ आंदोलन भी चलाए गए। कुछ आंदोलन जो है वो जल से संबंधित है, जल बचाने के लिए, और कुछ जंगल से संबंधित तथा कुछ मिट्टी से संबंधित हैं। अब देखिए जो जल से संबंधित आंदोलन है, जैसे नर्मदा टिहरी बचाओ आंदोलन, या फिर चिल्का बचाओ आंदोलन, गंगा मुक्ति आंदोलन, पानी पंचायत आंदोलन, ये सभी याद कर लीजिए। ऐसा पूछा जाता है कि नर्मदा टिहरी बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। दूसरा है देखिए जंगल से संबंधित, देखिए है विस्लोई आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर दो नाम दिया गया है, चिपको अपिको आंदोलन। और देखिए फिर अगला है मिट्टी से रिलेटेड आंदोलन, जिसमें पहला है बीज बचाओ आंदोलन या फिर नर्मदा टिहरी बचाओ आंदोलन। मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से पर्यावरण समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।